दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह PYQ सीजन आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि पिछले साल के सवालों में ही छुपा होता है आने वाले एग्जाम का क्वेश्चंस। आज हम वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और हो सकता है इसी में से आपका भी क्वेश्चंस फंस जाए। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि लास्ट तक आपके 10 से 15 नंबर पक्के कराने वाला कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अभिप्रेरणा के सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व के सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है विकास के सिद्धांत। देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत, यह कार्य करने की शक्ति या इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ होता है। कोहलर जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत तो दिया नहीं था, तो पहला ऑप्शन जो है ना गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा का जो होता है ना, इसका मतलब होता है कार्य करने की शक्ति या इच्छा शक्ति होना, जैसे मैस्लो का पिरामिड। तो ये तो ऑप्शन जो पहला है कोहलर से संबंधित तो है नहीं, अभिप्रेरणा के सिद्धांत कोहलर से संबंधित नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो है ना आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 2 को देखते हैं। ऑप्शन 2 है अधिगम के सिद्धांत। हाँ, अधिगम के सिद्धांत यह जो है आपका कोहलर से संबंधित है। देखिए, वुल्फगैंग कोहलर, इसका पूरा नाम था वुल्फगैंग कोहलर, एक गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सीखने का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपांजी पर प्रयोग किया था। तो कोहलर किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। थर्ड को भी देखते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत। देखिए, व्यक्तित्व के सिद्धांत जो है ना, ये आपका फ्रायड या आलपोर्ट जैसे मनोवैज्ञानिक से संबंधित है व्यक्तित्व का सिद्धांत। तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 4 को देखते हैं, विकास के सिद्धांत। तो विकास के सिद्धांत यह जो आपका जीन पियाजे कोहलर जैसे मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो पहला सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अधिगम का सिद्धांत जो है यह कोहलर से संबंधित है। तो ऑप्शन सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अधिगम के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन है पहला 15, ऑप्शन 2 है 2, ऑप्शन 3 है 12, ऑप्शन 4 है 14। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, 1, 2, 3, 15, 10 और 12, यह जो है मैकडूगल द्वारा दी गई मान्य संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 15, 10, 12, ये जितनी भी आपका संख्या है मूल प्रवृत्तियों की, यह मैकडूगल द्वारा दिया गया मान्य संख्या नहीं है। 14 जो है, यह जो है आपका विलियम मैकडूगल ने बताया था कि मनुष्य के भीतर 14 जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक विशिष्ट संवेग से जुड़ी होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है 14। कितना? 14 होता है। और यह जो है मनुष्य के भीतर जन्मजात मूल प्रवृत्तियां
होती है। ठीक है, ये जो 14 आपका मूल प्रवृत्तियां है यह मनुष्य के अंदर जन्मजात होती है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति जो होती है वह संवेग यानी इमोशन से जुड़ी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस है आपके सामने। क्वेश्चंस है मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान, तीसरा ऑप्शन है सृजनात्मकता और चौथा ऑप्शन है अनुप्रयोग। देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका समझ, यह केवल अर्थ समझने तक सीमित होता है, तो पहला ऑप्शन जो है यह आपका क्या होगा, गलत है। दूसरा ऑप्शन है समस्या समाधान। देखिए समस्या समाधान यह इसका हिस्सा है लेकिन मुख्य उद्देश्य व्यापक नहीं है, तो ऑप्शन 2 भी इसका गलत होगा। ऑप्शन 3 जो है सृजनात्मकता, तो देखिए सृजनात्मकता जो है ना यह आपका करेक्ट आंसर होगा। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग जो है यह सृजनात्मकता शिक्षण हेतु किया जाता है, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल जो है आपका एलेक्स ऑर्सबर्न द्वारा दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, एलेक्स ऑर्सबर्न द्वारा दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में नए विचार पैदा करना और उनकी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ाना था। तो करेक्ट आंसर आपका होगा 3rd सृजनात्मकता। ऑप्शन 4 को देखते हैं अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग जो है आपका सीखे हुए ज्ञान को लागू करना होता है, तो ऑप्शन 4 भी गलत है। तो ऑप्शन 3rd यहां पर करेक्ट होगा सृजनात्मकता। ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल एलेक्स ऑर्सबर्न द्वारा दिया गया था, जिसका मुख्य कार्य होता है, मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों में नए विचार को पैदा करना और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन 3rd हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 कहता है निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। पहला ऑप्शन है स्किनर, दूसरा ऑप्शन है कोहलर, ऑप्शन 3rd है थाइनाइड और ऑप्शन 4th है पावलोव। देखिए स्किनर जो है इन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किए थे। ठीक है, स्किनर जो है इन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था, तो कुत्ता पर तो यह किया नहीं था स्किनर। यह किस पर किया था, तो चूहा और कबूतर पर। तब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्किनर किससे संबंधित है, चूहा और कबूतर से संबंधित है। इन्होंने चूहा और कबूतर पर प्रयोग किया था, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, स्किनर नहीं होगा। कोहलर जो है ना यह चिंपांजी पर प्रयोग किया था। किस पर, चिंपांजी पर प्रयोग किया था। लेकिन यहां पूछा गया कुत्ता, किसके प्रयोग में कुत्ता विषय था, तो कोहलर तो होगा नहीं, ऑप्शन 2 भी गलत। कोहलर जो है ना यह आपका चिंपांजी पर प्रयोग किया था। तीसरा देखते हैं थाइनाइड। देखिए थाइनाइड जो है इनका प्रसिद्ध जो है ना इनका प्रसिद्धि जो है इनका प्रयोग जो है बिल्ली पर था। थाइनाइड जो है ना इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर। लेकिन यह पूछा गया कुत्ता, तो थाइनाइड भी नहीं होगा, ऑप्शन 3rd भी गलत होगा। पावलोव जो है, देखिए पावलोव इसका सही उत्तर होगा। पावलोव जो है इवान पावलोव, इसका पूरा नाम था इवान पावलोव, ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इवान पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने कुत्तों की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन जो है ना आपका करेक्ट होगा आंसर पावलोव। ठीक है, किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था, तो पावलोव होगा आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा पावलोव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है। ऑप्शन 1 है बुद्धि, ऑप्शन 2 है अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3rd है व्यक्तित्व, ऑप्शन 4th है सृजनात्मकता। देखिए
मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह जो है यह घटक किसका है बताइए। तो यह घटक है आपका सृजनात्मकता का है। ठीक है, किसका है? सृजनात्मकता का है। बुद्धि जो है ना, बुद्धि नहीं होगा, यह तर्क और सोचने की क्षमता है। तो पहला ऑप्शन गलत। अभिप्रेरणा, यह लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए होता है, तो यह अभिप्रेरणा भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी गलत। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व ये जो है आपका व्यवहार का कुल योग होता है, तो यह भी थर्ड ऑप्शन अभी गलत है। सृजनात्मकता, हाँ ये करेक्ट ऑप्शन है आपका। सृजनात्मकता जो है ये आपका मौलिकता, नमनीयता, ठीक है, और प्रवाह सृजनात्मकता के मुख्य तत्व माने जाते हैं। तो ऑप्शन जो है आपका यहां पर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिकता, नमनीयता और प्रवाह सृजनात्मकता के मुख्य तत्व जो है ना माना जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है होगा आपका करेक्ट ऑप्शन 4 यहां पर करेक्ट होगा। सृजनात्मकता इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6। क्वेश्चन है युयुत्सा है। पहला ऑप्शन है मूल प्रवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है चिंतन, तीसरा ऑप्शन है कल्पना और चौथा ऑप्शन है संवेग। देखिए युयुत्सा जो है ये आपका मूल प्रवृत्ति है। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध करने या लड़ने की इच्छा, यह एक मूल प्रवृत्ति है। इसका संवेग जो है ना क्रोध होता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। युयुत्सा जो है आपका मूल प्रवृत्ति है। ऑप्शन 2 को देखते हैं, चिंतन यह मानसिक प्रक्रिया है। कल्पना यह भी आपका मानसिक प्रक्रिया है। और संवेग यह युयुत्सा संवेग नहीं बल्कि प्रवृत्ति है, क्रोध संवेग है। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा फर्स्ट, मूल प्रवृत्ति। युयुत्सा जो है आपका मूल प्रवृत्ति है, जबकि चिंतन कल्पना यह सभी आपका मानसिक प्रक्रिया है। और संवेग जो है यह आपका युयुत्सा संवेग नहीं बल्कि प्रवृत्ति है। युयुत्सा क्या है? संवेग नहीं है बल्कि क्या है? प्रवृत्ति है। क्रोध कोई क्या है? आपका संवेग है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका युयुत्सा क्या है? तो आपका मूल प्रवृत्ति है। ऑप्शन आपका फर्स्ट यहां पर करेक्ट होगा, मूल प्रवृत्ति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है। पहला ऑप्शन है आर्थिक तत्व, दूसरा ऑप्शन है वंशानुगत तत्व, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक तत्व और चौथा ऑप्शन है सामाजिक परिवेश जनित तत्व। देखिए बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व है यह है आपका सामाजिक परिवेश जनित तत्व। बालक जिस समाज, स्कूल और मित्रों के बीच में रहता है वे तत्व उसके सामाजिक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा सामाजिक परिवेश जनित तत्व। आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व और शारीरिक तत्व यह आपका नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक, वंशानुगत और शारीरिक यह जो है आपका विकास को प्रभावित करते हैं, लेकिन सामाजिक विकास के लिए प्राथमिक नहीं है। इसलिए आर्थिक, वंशानुगत तत्व और शारीरिक तत्व ये जो है आपका बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, यह विकास को प्रभावित करता है। तो आर्थिक, वंशानुगत और शारीरिक ये ऑप्शन गलत है। बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला जो तत्व है यह आपका सामाजिक परिवेश जनित तत्व है, क्योंकि बालक जिस समाज में रहता है, ठीक है, उस समाज में के लोग, स्कूल और मित्रों के बीच जहां बालक रहता है उसके सामाजिक विकास को सबसे ज्यादा वह प्रभावित करता है। तो बालक जिस समाज, स्कूल और मित्र के बीच में रहता है वे तत्व उसके समाज के विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो बालक के समाज के विकास, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व क्या है? तो यह है आपका सामाजिक परिवेश जनित तत्व। ऑप्शन आपका 4
यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूसरा ऑप्शन है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, तीसरा ऑप्शन है दूरगामी विकास का नियम और चौथा ऑप्शन है अनियमित विकास का नियम। देखिए, मानसिक विकास से भिन्नता का जो नियम है यह विकास के सामान्य सिद्धांत है। दूरगामी विकास का नियम जो है इसे क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ कहते हैं। शैशवावस्था में शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है, जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम कौन सा है बताइए? तो यह है आपका दूरगामी विकास का नियम, क्योंकि शैशवावस्था में शरीर का विकास बहुत तेजी से होता है, जो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरगामी विकास का नियम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला ऑप्शन है अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है समान प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है परस्पर संबंध का सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए, कौन सा नहीं है यहां पर पूछा गया है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत ये आपका विकास का सिद्धांत है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है यह विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है यह आपका अधिगम का सिद्धांत है, ठीक है, लर्निंग का सिद्धांत है, जो पावलोव ने दिया था। यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत या विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी का तीन ऑप्शन जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, यह तीनों जो है विकास का सिद्धांत है, जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि विकास का सिद्धांत नहीं है, तो कौन नहीं है? तो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यह जो है विकास का सिद्धांत नहीं है, यह अधिगम का सिद्धांत है जो पावलोव ने दिया था, यह विकास का सिद्धांत नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका, करेक्ट आंसर जो होगा यह आपका फर्स्ट होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? पहला ऑप्शन है गेसेल, दूसरा ऑप्शन है डगलस और हॉलैंड, तीसरा ऑप्शन है मेरेडिथ और चौथा ऑप्शन है हॉरलॉक। देखिए, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन जो है श्रीमती एलिजाबेथ हॉरलॉक की यह प्रसिद्ध परिभाषा है। ठीक है, यह कथन किसकी है? तो श्रीमती एलिजाबेथ हॉरलॉक की कथन है, और यह विकास केवल बढ़ाना नहीं बल्कि यह प्रगतिशील परिवर्तनों का क्रम है जो परिपक्वता की ओर ले जाता है। ठीक है, तो यह किसका सिद्धांत है? यह कथन किसका था? तो यह कथन था आपका हॉरलॉक का। तो ऑप्शन फोर्थ जो है ना करेक्ट आंसर होगा हॉरलॉक। बाकी का जो ऑप्शन है गेसेल, डगलस और हॉलैंड और मेरेडिथ, ये आपका इनका विचार विकास पर अलग था। ठीक है, हॉरलॉक जो है ना, हॉरलॉक जो है श्रीमती एलिजाबेथ हॉरलॉक,
कि यह प्रसिद्ध परिभाषा था कि विकास केवल बढ़ना नहीं है बल्कि यह प्रगतिशील परिवर्तनों का क्रम है जो परिपक्वता की ओर ले जाता है। तो यह कथन किसका था? यह था आपका हॉरलॉक का। ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है कल्पना, दूसरा ऑप्शन है चिंतन, तीसरा ऑप्शन है स्मृति और चौथा ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण। देखिए, कल्पना, चिंतन और स्मृति यह उच्च मानसिक क्रियाएं होती है। तो ऑप्शन आपका जो कल्पना है, चिंतन है और स्मृति है, यह आपका पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना नहीं है। तो कल्पना, चिंतन और स्मृति ये तीनों ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन जो था आपका प्रत्यक्षीकरण, जब हम किसी संवेदना जैसे कोई आवाज सुनना को अपने पिछले अनुभवों के आधार पर पहचानते हैं, जैसे यह गाड़ी की आवाज है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन जो है ना आपका फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? तो प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, क्योंकि जब हम किसी संवेदना जैसे किसी आवाज का सुनना को अपने पिछले अनुभव के आधार पर जब पहचानते हैं, जैसे यह गाड़ी की आवाज है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, सीखने में प्रयास या भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है आपका थाइनाइड ने किया था। कोहलर, गेस्टाल्ट और पावलोव ये नहीं होगा, क्योंकि कोहलर, गेस्टाल्ट इन्होंने सूझ का सिद्धांत दिया था, जबकि थाइनाइड जो थे इनका पूरा नाम था ईएल थाइनाइड। ठीक है, इन्होंने पर्यटन एवं भूल का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि अधिगम बार बार प्रयास करने और गलतियों को सुधारने से होता है। यानी सीखना जो है यह बार बार प्रयास करना और गलतियों को सुधारने से ही होता है सीखना। तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट होगा, आंसर थर्ड थाइनाइड। यानी सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थाइनाइड ने किया था। किसने किया था? थाइनाइड ने किया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि अधिगम जो है यानी सीखना जो है यह बार बार प्रयास करना और गलतियों को सुधारने से ही अधिगम होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाइनाइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है औसत बुद्धि वाले बच्चों का बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू स्तर होगा। तो औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धि लब्धि होता है, तो ऑप्शन में आपका दिया है 70 से 79, ऑप्शन 2 में दिया है 110 से 114, ऑप्शन 3 में दिया है 90 से 109 और ऑप्शन 4 में दिया है 80 से 89। देखिए, 70 से 79 जो है यह आपका मद बुद्धि की श्रेणी है। यानी 70 से 79 जो है यह मद बुद्धि का होता है, आपका आईक्यू स्तर होता है मद बुद्धि का। ठीक है, यानी जिस बालक में 70 से 79 आईक्यू होता है वह मद बुद्धि होता है। ठीक है, मद बुद्धि होता है। 110 से 114 यह औसत से ऊपर की श्रेणी है। ठीक है, 110 से 114 जो है यह जो आपका औसत से ऊपर होती है और 90 से 109 यह टर्मन के अनुसार सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालकों का आईक्यू 90 से 109 के बीच होता है। ये जो आपका आईक्यू का जो है स्तर यानी आईक्यू का निकालने का फॉर्मूला किसने दिया था? टर्मन ने दिया था और इन्होंने बताया था कि जिस बालकों का औसत बुद्धि जो होता है 90 से 109 के बीच होता है वह औसत बुद्धि वाला बालक होता है। ठीक है, तो 90 से 109 के बीच जो होता है यह आपका सामान्य या औसत बुद्धि वाला बालक होता है और यह किसके द्वारा दिया गया था? तो टर्मन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आईक्यू निकालने का जो फॉर्मूला है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो यह टर्मन के द्वारा दिया गया था। तो जो
औसत बुद्धि वाले जो बालक होते हैं उसकी आईक्यू आईक्यू कितना होता है, तो इसका आईक्यू होता है 90 से 109। 90 से 109 जो जिसका आईक्यू लेवल होता है वो औसत बुद्धि यानी समान बुद्धि के बच्चे होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 90 से 109। ऑप्शन यहां पर थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन तरल यानी क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है कैटेल, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है वर्नन, चौथा ऑप्शन है थाइनाइड। देखिए तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक जो था ये आपका था रेमंड बी कैटेल। ठीक है, यही था इसका प्रतिपादक। कैटल ने बुद्धि के दो प्रकार बताया था, पहला था तरल बुद्धि और दूसरा था ठोस या क्रिस्टलीय बुद्धि। ठीक है, कैटल ने बुद्धि के दो प्रकार बताया था, पहला था तरल बुद्धि जो कि जन्मजात होता है और दूसरा है आपका ठोस या क्रिस्टलीय बुद्धि जो कि आपका अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट यहां पर होगा। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन था, तो कैटेल थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्किनर, वर्नर और थाइनाइड ये आपका अधिगम या बुद्धि के अन्य बहुकारक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, स्किनर, वर्नर और थाइनाइड। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन था, तो कैटेल थे। कौन था, कैटेल थे। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो कैटेल थे। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा कैटेल। अगला क्वेश्चन से भाई क्रिया प्रसूत अधिगम का प्रतिपादन किसने किया था। पहला है ऑप्शन हल, दूसरा है स्किनर, तीसरा है हेगार्टी और चौथा है थाइनाइड। देखिए हल जो था, पहला ऑप्शन जो हल है, हल जो था इन्होंने प्रबलन, ठीक है, हल जो था इन्होंने प्रबलन का व्यवस्थित सिद्धांत दिया था। तो पहला ऑप्शन यहां पर गलत होगा, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत हल नहीं दिया था, इन्होंने दिया था प्रबलन का सिद्धांत। दूसरा ऑप्शन स्किनर, हाँ भाई स्किनर सही उत्तर है। वीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। उन्होंने चूहा पर प्रयोग करके दिखाया कि व्यवहार उसके परिणामों यानी पुरस्कार या दंड से संचालित होता है। तो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो बीएफ स्किनर ने दिया था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो चूहा पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा, स्किनर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन होगा स्किनर। हेगार्टी को देखते हैं, हेगार्टी जो है इनका अधिगम के मुख्य सिद्धांत में बड़ा स्थान नहीं है, तो हेगार्टी यहां पर इसका ऑप्शन थर्ड गलत होगा। थाइनाइड जो है इन्होंने त्रुटि का सिद्धांत यानी इन्होंने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्किनर ने दिया था। किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ऑप्शन यहां पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बचे हुए क्वेश्चंस को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो इसी तरह का आप यदि यूपी टेट की तैयारी करते हैं तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मिथिलेश एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी करते हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। और एक लाइक तो जरूर दीजिएगा इस वीडियो को, और अधिक से अधिक अपने जितने भी आपका दोस्त यार है अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं बचे हुए पार्ट का अगले वीडियो में, तब तक के लिए